नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह मुंबई की कहानी है और इस अपराध को जिसने अंजाम दिया था, कातिल तक आज तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। इस घटना को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि यह मर्डर किसने किया था और इसके पीछे वजह क्या थी। हमारे देश में ऐसे कई केस हैं जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। उसी में से एक केस स्नेहल गवारे का भी है। स्नेहल गवारे जो मुंबई के अंधेरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी और इस घटना को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कातिल को ढूंढ नहीं पाई है। वह 19 जुलाई 2007 का दिन था। स्नेहल गवारे का परिवार मुंबई के डोंबिवली इलाके की निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता था। स्नेहल के पिता हिंदूराव गवारे जब शाम को घर लौटे तो उनकी पत्नी कल्पना बहुत उदास थी। उन्होंने बताया कि स्नेहल घर पर नहीं थी, लेकिन जो हाल है उसकी कुंडी लगी थी बाहर से और उसकी चप्पल भी घर पर ही थी। हाल में टेबल पर एक गिलास पानी भरा हुआ रखा था। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कल्पना ने यह भी बताया कि स्नेहल का एक ब्लैंक मैसेज दोपहर के लगभग 3:30 बजे आया था, जिस पर कुछ लिखा नहीं था। हिंदूराव गवारे एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे और उनकी पत्नी कल्पना गवारे एक विद्यालय में अध्यापिका थी। दोनों ने मिलकर बेटी स्नेहल को कई घंटों तक खोजा, लेकिन नतीजा सिफर निकला। फिर रात को 10 बजे इन दोनों ने डोंबिवली थाने जाकर के स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। स्नेहल की एक बड़ी बहन शीतल, जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, उसे भी इस बात की खबर कर दी गई कि ऐसी ऐसी बात है घर में। और 20 जुलाई को सुबह के 5 बजे, तब तक रात को ही ये हिंदूराव गवारे के जो सहकर्मी थे वे भी इस बात को सुन कर के आ गए थे इनके घर। और जो स्नेहल जो स्टूडेंट थी इंजीनियरिंग की, उसकी सहेलियां भी, कुछ दोस्त भी उसके घर पर आ गए थे और रात भर वे लोग इसके माता पिता को समझाते बुझाते रहे थे। लेकिन 20 जुलाई को सुबह 5 बजे कल्पना गवारे अपने पति के बेडरूम में जब गई, उनके साथ उनकी कई सहेली भी थी, दोस्त भी थी कल्पना गवारे की। वे लोग बैठे हुए थे उसी बेडरूम में, लेकिन 5 बजे उनका ध्यान अपने पति के बेड की तरफ जाता है और कुछ देर करके उनकी चीख बहुत ज़ोर से निकलती है। चीख को बाहर के लोग जब सुनते हैं तब दौड़कर उनके पास जाते हैं। हिंदूराव गवारे भी जाते हैं। कल्पना गवारे बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ को रखा और बेड की तरफ इशारा किया। हिंदूराव ने भी घबरा कर जब बेड से गद्दा हटाया तो बेड के बॉक्स में स्नेहल की लाश पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर करके बांध दिया गया था और उसके मुंह को भी कपड़े से बांधा गया था। फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस को कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लग सका। पुलिस ने जांच शुरू कर दिया था। तब पता चला कि स्नेहल का एक
बॉयफ्रेंड था जिसका नाम हिरेन राठौर था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लाई और पूछताछ करने लगी। हिरेन राठौर ने पुलिस को बताया कि स्नेहल से उसकी दोस्ती 2004 में हुई थी और फिर दोनों में दोस्ती के बाद से प्यार हो गया था। वह कभी कभी स्नेहल के घर भी जाता था, उसकी माँ से भी मिलता था और उन दोनों के रिश्ते के बारे में कल्पना गंवारे यानी स्नेहल की माताजी जो थी उनको सब कुछ मालूम था कि हमारी बेटी इस लड़के से बात करती है। लेकिन स्नेहल की हत्या से एक हफ्ता पहले यानी 13-14 जुलाई को किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था और फिलहाल दोनों की बातचीत बंद थी। हिरेन राठौर ने पुलिस को यह भी बताया कि स्नेहल की मौत से 2 दिन पहले यानी 17 जुलाई तक उसका फ़ोन खराब था, उसकी बैटरी डाउन थी और वह केवल किसी आउटगोइंग कॉल के लिए ही किसी तरह फ़ोन खोलकर अपना काम चला रहा था। हिरेन राठौर वोल्टास कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद पर काम कर रहा था। उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया था और बकौल हिरेन राठौर वह 19 जुलाई के दिन भर अपने सहकर्मियों के साथ था। हिरेन राठौर के बयान पर पुलिस हिरेन राठौर की कंपनी में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से जुलाई महीने का अटेंडेंस रजिस्टर मांगती है, लेकिन पुलिस को वह रजिस्टर ही नहीं मिला क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार वह रजिस्टर गायब हो गई थी। इस हत्याकांड के 1 साल बाद जुलाई 2008 में हिरेन पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। पुलिस अपने स्तर पर इस केस का छानबीन कर रही थी और तब पुलिस ने सोचा कि क्यों न घर के लोगों को टटोला जाए। तभी पुलिस को पता चला कि स्नेहल का जो पिता है हिंदू राव गंवारे अपनी वाइफ कल्पना गंवारे पर शक करता है और उसे यकीन था कि उसकी पत्नी का कल्पना के एक रिश्तेदार अनिल जवालेकर के साथ नाजायज़ संबंध हैं। इसी बात को लेकर दोनों में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी और वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी कर लिया करते थे। हिंदू राव गंवारे का अपनी पत्नी पर उनके चरित्र पर शक था। इसी बात को लेकर उनकी बेटी शीतल ने उन पर मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। हिंदू राव अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से बहुत परेशान रहा करते थे। इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने स्नेहल का मोबाइल मनसुख शिवाजी पाटिल नाम के एक शख्स के पास से बरामद करती है। उसने किसी अनजान व्यक्ति से यह मोबाइल 3500 रुपये में खरीदा था। शिवाजी पाटिल जो था उसने 3500 रुपये में उस मोबाइल को खरीदा था और यह मोबाइल स्नेहल गंवारे का था। पुलिस ने कहा कि भाई जब तुमने मोबाइल लिया था तो उसका कुछ हुलिया बताओ, और उसने शिवाजी पाटिल ने जो हुलिया बताया था उसके बताने के अनुसार पुलिस ने एक स्केच भी तैयार करवाया था, लेकिन गंवारे परिवार का कोई भी सदस्य उस हुलिये को पहचान नहीं सका। पुलिस की नज़र में 4 लोग संदेह के घेरे में थे। पहला नंबर हिरेन राठौर का था। हिरेन राठौर वह अपनी प्रेमिका अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर सकता था। हो सकता था कि उसकी नज़र में स्नेहल गंवारे किसी और लड़के से बात कर रही हो, उसका उद्देश्य था। दूसरा था हिंदू राव गंवारे जो स्नेहल का पिताजी थे और इन माँ और बेटी से बहुत परेशान थे। जो दोनों बेटियां थी वह माँ का पक्ष लेती थी और हो सकता था कि हिंदू राव गंवारे ने ही अपनी बेटी का छोटी बेटी स्नेहल का खून कर दिया हो। तीसरा नंबर था कल्पना गंवारे।
कल्पना गवारे स्नेहल की माँ थी। यह भी हो सकता था कि कल्पना गवारे और अनिल जवालेकर के बीच में जो नाजायज़ संबंध था उसको स्नेहल गवारे ने देख लिया हो या अपनी आँखों से गलत पोजीशन में देख लिया हो और उसे शंका हो कल्पना गवारे को कि हमारी बेटी हम दोनों का भंडा फोड़ सकती है, और उसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। और चौथा संदिग्ध था अनिल जवालेकर, जो कल्पना के साथ नाजायज़ संबंध में था और उसे देख लिया होगा स्नेहल गवारे ने और दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया होगा। पुलिस ने इन चारों का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था, मतलब लाई डिटेक्टर से जांच हुआ था इन चारों का, झूठ पकड़ने वाली मशीन जो होती है। हिरेन राठौर की स्पेशली ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी की गई थी। इस टेस्ट में दिमाग पर जब ज़्यादा जोर डाला जाता है तो यह मशीन बता देती है कि अगला आदमी सामने वाला कुछ खुद को असहज महसूस कर रहा है, वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है या झूठ बोल रहा है। दिल की धड़कन भी कुछ तेज़ हो जाती है, जिससे पता चलता है कि सामने वाला इंसान इस समय सहज नहीं है। इस टेस्ट के फलस्वरूप हिरेन राठौर पर कुछ शक गहरा चुका था। 2 बार उसने कुछ शब्द बोले थे और मशीन ने जो चेक किया था उसके अनुसार उस पर कुछ शक गहरा हुआ था पुलिस का। टेस्ट के अनुसार हिरेन का इस मर्डर से कुछ ताल्लुक ज़रूर था। कल्पना और जवालेकर ने सच बोल दिया था, लेकिन हिंदू राव गवारे का उत्तर स्पष्ट नहीं था। इसलिए इस चारों आदमी को बरी कर दिया गया फिलहाल। और फिर 2010 में यह मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में आ गया। जब कोई सबूत नहीं मिला, कोई कातिल नहीं मिला 3 साल के अंदर में, तब यह मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। और इसी बीच हिरेन राठौर के पिता का देहांत हो गया और जो हिरेन राठौर विदेश पढ़ने के लिए गया था वह भारत लौट आया। फिर वह कोर्ट में गया और कहा कि अगर कानून को उस पर अभी भी कोई शक है तो उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। इसके कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत के अभाव में उसे जमानत मिल गई। उसे ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ा। जमानत के बाद उसने जो नार्को टेस्ट करवाने के लिए कहा था वह सहमति पत्र उसने वापस ले लिया। पुलिस की क्राइम ब्रांच हिरेन के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई, पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई, लेकिन कोशिश तो बहुत हुई थी। हिरेन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस ने कोई कोशिश छोड़ी नहीं थी, लेकिन उसका सौभाग्य था कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल नहीं पा रही थी पुलिस को। पुलिस ने वह अटेंडेंस रजिस्टर भी कंपनी से मांगा, लेकिन हर बार उसे पुलिस को इसमें नाकामयाबी ही मिली। कंपनी की तरफ से जो अटेंडेंस रजिस्टर था वह पुलिस को नहीं मिला। अब पुलिस के पास उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत ही नहीं था। कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि स्नेहल हत्याकांड की संबंधी जांच को जारी रखा जाए जब तक कि कातिल कोई पकड़ा न जाए। इन चारों में से कोई साबित न हो जाए कि यही कातिल है, तो जांच अभी इस केस की संबंधित जांच चल रही है। लेकिन 16 साल हो गए, आज तक अभी तक कोई कातिल न पकड़ा गया, न किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत ही मिला। कातिल कौन था अभी तक यह
जांच का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अपराध की नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।